नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं राजनीति में हवा बनानी पड़ती है, लेकिन अगर किसी की उपस्थिति मात्र से सियासी हवा तूफान में बदल जाए और वो तूफान राजनीति की चाल के सारे पासे उलट दे तो उसे करिश्मा कहते हैं। देश पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम के ऐसे ही करिश्मे को देख रहा है। करोड़ों लोगों का विश्वास उन्हें ऐसा ब्रांड बनाता है जिसकी चमक कभी कम नहीं पड़ती। मोदी गारंटी देते हैं तो जनता उस पर भरोसा करती है, वो अपील करते हैं तो लोग उसे कर्तव्य मान लेते हैं, और जब वो वोट मांगते हैं तो जनता उनकी झोली को जिस विश्वास से भरती है वो राजनीति में आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है। जनता का भरोसा, सेवा का संकल्प और फिर जीत की गारंटी, ये सब जिस एक चेहरे पर आकर रुक जाता है वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राजनीति के अश्वमेध यज्ञ में उनकी लोकप्रियता का घोड़ा द्रुत गति से दौड़ता जा रहा है और उसके पीछे बनता जा रहा है एक ऐसा इतिहास जिसकी कहानियां सदियों की सियासत सुनाती रही। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। फिर एक बार सुशासन सरकार 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया। हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ सिर्फ उन्हें सुनने नहीं आती, बल्कि जीत का भरोसा देने आती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनावी नतीजे ये बता चुके, बिहार की विजय भी इसका ऐलान कर रही है। बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। मोदी जी आए, उनका गमछा तो लोगों ने देखा ही, अब तो बिहारी क्या पूरा देश ही झूमता है उनके गमछे पर। जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। पूरा बिहार ने आज बता दिया है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति में जैसे कुछ बदल सा गया है। जून 2024 के लोकसभा नतीजों में बहुमत से कुछ पिछड़ गई थी बीजेपी। जिन राज्यों में कमी रह गई वो सब अब ब्रांड मोदी पर मुहर लगाते दिख रहे हैं। स्ट्राइक रेट्स के आंकड़े ये विश्वास दिलाते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है। बिहार की जनता जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है, मैं मानता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है, और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बिहार के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। बिहार में शपथ ग्रहण हो गया, बंगाल में शपथ ग्रहण की तैयारी है। इस बार बंगाल में हम लोग ऐसा खेला करेंगे कि सदा के लिए टीएमसी गायब हो जाएगी। फिर चल रहा है मोदी नाम का मैजिक, फिर दिख रहा है मोदी ब्रांड का जलवा, फिर नजर आ रहा है मोदी की गारंटी पर देश का विश्वास। प्रधानमंत्री रहते बीते 11 सालों में कई बाधाएं आई। कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवानों का आंदोलन, कभी सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। विपक्ष के आरोप समय के साथ और तीखे होते गए। सूट बूट की सरकार से लेकर चौकीदार चोर है, नरेंद्र सरेंडर और वोट चोर गद्दी छोड़ तक के हमले मर्यादाओं को पार करते रहे। लेकिन ना इनसे पीएम मोदी का विजय रथ रुका, न जनता में लोकप्रियता घटी और न ही प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में कोई कमी आई। चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया,
फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। ना तो पीएम मोदी का जनता के लिए सेवा भाव अभी थका है और न ही देश की जनता की उम्मीदें उनकी तरफ से कम हुई है। समय के साथ ये रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है, जो देश के नक्शे पर भगवा रंग में दिखता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी की ऐतिहासिक मौजूदगी अलग बात है, लेकिन राज्यों में बीजेपी जिस जगह पहुंच चुकी है वो पीएम मोदी के जादुई नेतृत्व पर मुहर लगाता है। बिहार में 89 विधायकों की जीत के साथ ही बीजेपी देश में सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी बन गई। बीजेपी के इस समय कुल 1642 विधायक हैं, जबकि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस के पास सिर्फ 650 विधायक रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने 2014 के बाद से जिस तरीके से सियासी सफर तय किया है, जीत के तमाम सोपान तय किए हैं, वो ये बताता है कि ब्रांड मोदी एक ऐसा मजबूत ब्रांड बन चुका है जिसकी फिलहाल कोई काट विपक्षी खेमे में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ चढ़ता जा रहा है पीएम मोदी की कीर्ति का सूर्य। चारों दिशाओं में जीत के ध्वज फहरा रहे हैं। कहा जा सकता है पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बीजेपी का स्वर्णिम काल है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले चुकी है। बिहार में महागठबंधन के करीब 3 सालों के 2 कार्यकाल को छोड़ दें तो 2005 से करीब 17 साल से यहां एनडीए सरकार है। देश में 20 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी या एनडीए सरकारें हैं। गुजरात में तो 30 साल से बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में 15 महीने का वक्त अगर आप छोड़ दीजिए तो 20 साल से बीजेपी सरकार है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकारें हैं और इनमें मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने का बड़ा रोल है। देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी और दूसरे सबसे बड़े ग्रामीण क्षेत्र वाले बिहार का चुनावी परिणाम कई कारणों से बेहद अहम है। नतीजों ने बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर आधार और जाति केंद्रित राज्यों में पार्टी के कमजोर पड़ने के मिथक को तोड़ा है। ऐसे राज्य में जहां 1/3 मतदाताओं की उम्र 29 वर्ष से कम हो, वहां मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी को न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली, बल्कि वो लगातार दूसरी बार राज्य में बड़े भाई की भूमिका में है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि हवा का रुख कैसे मोड़ा जाता है। उन्हें यह भी पता है कि जनता के दिलों में कैसे जगह बनाई जाती है। विपक्ष जहां से रुक जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ठीक वहीं से शुरू करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को नौटंकी ड्रामा बताते हैं। ड्रामा छठी मैया का अपमान करते हैं, करते हैं। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अधिकतर विकास का मंत्र दोहराते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से उछाली गई चुनौतियां शायद उनके चुनावी रणनीति बनाने में और भी अधिक मदद करती हैं। बिहार से चुनौती उठी तो बिहार में एनडीए का परचम लहरा दिया। वोट की चोरी तो हुई, साथ ही साथ सीट की भी चोरी हो गई, लेकिन इस बार मुस्तैद रहना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और
होनी चाहिए, बिहार में ये होने वाला नहीं है। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत दिन नहीं हुए जब दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र से भी ऐसी ही चुनौतियां सुनाई दिया करती थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारी सत्ता रही महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। आप मेरे साथ एक बार कहिए, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। नतीजा देखिए, हर जगह ब्रांड मोदी की चमक के आगे विपक्ष की सारी चुनौतियों की रंगत फीकी पड़ चुकी है। एक ही नाम सुनाई देता है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उन राज्यों में तो सरकारें बरकरार रखी हैं जिनमें पहले से बीजेपी की सरकारें थीं, लेकिन उनमें नए नए राज्य जोड़े और देश के नक्शे पर भगवा रंग की छाप गहरे तक छोड़ी। मध्य प्रदेश, गुजरात सरीखे राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए और जीत का रिकॉर्ड बरकरार रहा। समय के साथ 2014 में हरियाणा में पहली सरकार बनाई और अब वहां जीत की हैट्रिक लग चुकी है। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और लगातार बनी हुई है। 2018 में त्रिपुरा में सरकार बनाई और वहां भी बीजेपी अभी तक एनडीए के साथ अजेय है। 2016 से अरुणाचल प्रदेश में लगातार एनडीए की सरकार है। 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनी और लगातार बनी हुई है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई। इन सब के अलावा ये भी देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया तो कई राज्यों की पहले से तय राजनीति बदल गई और बीजेपी या एनडीए का सिक्का जम गया। 2025 में दिल्ली, 2024 में महाराष्ट्र, 2024 में ओडिशा, 2023 में छत्तीसगढ़, 2023 में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकारें बनी। इन सभी राज्यों में भी राज्य की राजनीति चाहे जैसी भी रही हो, हर जगह बीजेपी का एक ही चेहरा था और वो चेहरा था पीएम मोदी का। एक ही वादा था और वो वादा था पीएम मोदी की गारंटी का, जिस पर जनता ने अटूट विश्वास किया। मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कभी आंधी, कभी तूफान तो कभी सुनामी का नाम दिया गया, लेकिन वो इन सब विशेषणों से बेपरवाह मिशन मोड में आगे चलते रहे। नतीजा सामने है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जीत जनता के विश्वास की गारंटी बन चुकी है। बिहार की जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल का जिक्र किया था। यह बताता है कि बिहार की बड़ी जीत के बाद बीजेपी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है।
2026 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता नहीं हासिल कर पाई, प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर रह गई। इस बार क्या ममता बनर्जी की चुनौती से पार पा सकती है बीजेपी? गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। जश्न बिहार जीत का था, लेकिन पीएम मोदी को यूं ही मैन ऑफ एक्शन नहीं कहा जाता है। बिहार जीत पर बोलते हुए उन्होंने पार्टी को नया लक्ष्य भी दे दिया। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ठीक इससे पहले बिहार में एनडीए की जीत के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए थे, बंगाल बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अगला वेस्ट बंगाल। जीत पक्की हुई तो शाम को दिल्ली बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की ही तस्दीक कर दी। लेकिन सवाल है कि बिहार की जीत और बंगाल का क्या कनेक्शन है? पीएम मोदी ने क्यों बिहार जीत पर कहा अगला लक्ष्य बंगाल है? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल में गैर बंगालियों में सबसे बड़ी आबादी उन बिहारियों की है जो लंबे वक्त से बंगाल में रह रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व का फोकस इस बार सामूहिक नेतृत्व, संगठन की एकजुटता, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर रहने वाला है। वहां पर एक मुद्दा जो रहता है, ममता बनर्जी जो हमेशा उठाती हैं, बाहरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, खासतौर से उनके नेताओं को लेकर, तो मुझे लगता है इस बार उसको काउंटर करने की बीजेपी की तैयारी है। और जो माँ, माटी और मानुष का जो एक तरह से नारा है, या जो वहां पर जंगल राज की बात करते हैं जो बिहार में सफल हुआ बीजेपी का, तो वही चीज वो वहां पर उठाएंगे। घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों से, आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कानून व्यवस्था वहां एक बड़ा मुद्दा हो गया है। और निश्चित तौर से जो हिंदू उत्पीड़न की बात वहां से सामने आती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए। तो एक बड़ा प्रदर्शन वो वहां पर मजबूती से टक्कर देंगे ममता बनर्जी को, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी पूरे राज्य में यात्राएं निकालने की भी तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के 91,000 बूथ में से करीब 70,000 बूथों पर बूथ समितियां बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने तय कर रखा है। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी नई वोटर लिस्ट के आधार पर बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करेगी। बीजेपी का आकलन है कि पश्चिम बंगाल में जातीय राजनीति उतनी प्रभावी नहीं है, इसलिए पार्टी जातिगत समीकरणों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगी। बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत है। लगभग 30 से 40 सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत प्रभावी है। इस पर विशेष ध्यान रहने वाला है बीजेपी का। इस बार बीजेपी के लिए बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछला चुनाव जरूर जीत लिया था। इस चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर लगभग 48% रहा, जबकि बीजेपी 38% पर थी। ममता बनर्जी को 213 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 77। लेकिन बीजेपी के राज्य में बढ़ते कद के आगे कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह साफ हो गए। उनका एक भी विधायक जीत नहीं पाया। बीजेपी तीसरे नंबर से मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। मोदी मैजिक तो अगर आप चुनाव का ही पैमाना माने तो पूरे देश में काम करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा, लगातार लोकसभा में 2014 के बाद से देखिए, फिर विधानसभाओं के चुनाव में देखिए, अभी आप बिहार में देख लीजिए, बीजेपी की ओर से कोई नेता के तौर पर चेहरा विधानसभा में भी नहीं रहता है। वहां भी मोदी ही चेहरा नजर आते हैं हमको ज्यादातर राज्यों में। तो बंगाल में भी ममता बनर्जी के मुकाबले नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है और निश्चित रूप से मुझे लगता है वो चेहरा काम करेगा इस बार।
बीजेपी ने आगामी बंगाल चुनाव के लिए 160 से 170 सीटों का लक्ष्य रखा है। सामने ममता बनर्जी होंगी, मुकाबला दिलचस्प होगा। एनडीए ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई, तो ये कहा जाने लगा कि मोदी का दौर खत्म हो रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा जैसे बीजेपी की गाड़ी फिर 5th गियर में आ गई है। जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा खराब रहा, उन्हीं राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बिहार के प्रचंड बहुमत ने कहा विश्वास है ब्रांड मोदी पर। दिल्ली की जीत का ऐलान था, दिल में है मोदी। हरियाणा में जीत की हैट्रिक में सुनाई दिया कि जनता की हिम्मत है मोदी। महाराष्ट्र के महाराण में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली तो सब एक साथ बोले, मोदी है तो मुमकिन है। राजनीति में ऐसा कम देखने को मिलता है कि 6 महीने पहले जिस चमक के फीके पड़ जाने के दावे सियासी पंडित कर रहे थे, 6 महीने बाद उसी चमक में सारे दावे चौंधिया गए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के विजय अभियान में जो एक स्पीड ब्रेकर सा लग रहा था, वो लंबी छलांग की तैयारी का प्रतीक बन गया। विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे बिहार की धरती पर है। बहुमत से पीछे रह जाने की कसक चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन ये मन खुद को आगे की रणनीतियों के लिए तैयार कर रहा था। राजनीति में हमेशा मन का नहीं होता। ये बात प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कौन जानता होगा। वो 2024 के झटके से उभरे और राज्यों के चुनावों की तैयारी में नए सिरे से जुट गए। वैजनाथाला मी नमन करतो। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चुनाव था। विपक्ष को लगा कि चोट खाई बीजेपी को उबरने में वक्त लगेगा। जय भवानी। शायद अब मोदी मैजिक धुंधला जाएगा। 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। इनमें बीजेपी की 9 सीटें थीं, बाकी सीटें सहयोगियों की थीं। महाराष्ट्र के नतीजे विपक्ष का हौसला बढ़ा रहे थे। ऊपर से संविधान बचाओ और मराठा आरक्षण का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा था। लेकिन कम समय में बीजेपी ने रणनीति बदली और पूरी ताकत से मैदान में उतर आई। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कुल 172 रैलियां की। इनमें पीएम मोदी ने 9 रैलियों को संबोधित किया था। उन्होंने 106 विधानसभा सीटों को कवर किया था। वहीं 11 जनसभाएं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया। एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है, और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। मोदी सरकार की नीतियां भी जमीन पर उतारी और सिर्फ 6 महीने में तस्वीर बदल गई। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर रिकॉर्ड विजय प्राप्त की। राज्य वही था, वोटर वही थे, लेकिन सिर्फ 6 महीने में जज्बात बदल गए। यही कहानी हरियाणा की भी है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीती थी। फिर आए विधानसभा चुनाव। हरियाणा में कोई एनडीए या बीजेपी की जीत मानने को तैयार नहीं था। ऊपर से किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे विपक्ष जोर शोर से उछाल रहा था।
प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ भी प्रचार का जिम्मा आगे बढ़कर संभाला और सारे कयासों को बेकार साबित करते हुए हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिला दी। बीजेपी ने 90 विधानसभा में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार लगातार सरकार बनाई। बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा था। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन फायदे में रहा, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली। इस हार ने मोदी योगी दोनों की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यूपी में हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। इनमें कुंदरकी जैसी 65% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट भी शामिल थी। बिहार चुनाव को लेकर भी तरह तरह की बातें थीं। विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आक्रामक था और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बिहार से कोई बड़ी जीत नहीं मिली थी। बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिनमें से सिर्फ 12 ही जीत सकी। बाकी 18 सीटें जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी की थी। अब बिहार विधानसभा परिणाम चुनाव सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरह बीजेपी को बिहार ने मत दिया है, वो 2024 में सीटों की कमी की भरपाई जैसा लगता है। पीएम मोदी इस जीत का अर्थ समझते हैं और समझते हैं कि जब तक जनता है साथ, तब तक कोई नहीं बिगाड़ सकता उनकी बात। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही विपक्ष नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन मोदी ने हर वार को अवसर में बदलकर खुद को और अधिक सशक्त बनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, मोदी हर चुनौती के लिए तैयार खड़े रहे। विपक्ष ने जितना रोकने की कोशिश की, मोदी ने उतनी ही ताकत से आगे बढ़कर अपना कद और ऊंचा किया है। पत्थर आकर के हम पर गिर रहे थे, उन पत्थरों को जमा कर रहे थे और उन्हीं पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन दिलचस्प ये है कि हर आरोप ने राजनीतिक जमीन को हिलाने की बजाय बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया। मोदी जी सूट-बूट वाले लोगों में भरोसा करते हैं। साल 2015 ये वो साल था जब राहुल गांधी पीएम मोदी पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसते थे। मैंने एक फोटो नहीं देखी जहां मोदी जी किसी मजदूर के साथ या किसी किसान के साथ या किसी बेरोजगार युवा के साथ खड़े हो। पीएम मोदी की ओर से कोई पलटवार नहीं हुआ, लेकिन जवाब आया नीतियों से। डीबीटी, उज्ज्वला, जनधन और गरीबों के लिए सीधे लाभ देने वाली योजनाओं ने विपक्ष के कॉर्पोरेट सरकार वाले आरोप को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। आज 8 नवंबर 2016 देश के सामने नोटबंदी थी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। विपक्ष ने इसे आर्थिक तबाही, तुगलकी फैसला और न जाने क्या क्या कहा। मोदी अडिग रहे, नोटबंदी कायम रही। मोदी ने अपने भाषणों में इसे ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार का युद्ध बताया और जनता ने इस नैरेटिव पर भरोसा भी किया। विपक्ष का हमला पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन गया। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें मिली।
जुलाई 2017 पीएम मोदी ने देश को आर्थिक तौर पर सबल और समृद्ध बनाने के लिए जीएसटी को लॉन्च किया। विपक्ष ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा। पीएम मोदी ने पलटवार किया। मोदी जी पर जब भी निजी प्रहार हो रहा है, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, तो एक तो वो बड़ी खूबसूरती से उन हमलों को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जनता को भी ये रास नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर अपमानजनक अंदाज में जो भी बयान उनके खिलाफ दिए गए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर रहे हों या दूसरे कुछ नेता रहे हों, आप देखिए ये उनके ऊपर बैकफायर किया, क्योंकि मोदी जी स्वयं कहते हैं मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, तो वो वहां पर भी अपना एक तरह से लोगों की भावनाएं अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहते हैं। 2018 में विपक्ष ने एक और बड़ा आरोप लगाया, राफेल घोटाला। राहुल गांधी ने नारा उछाला, चौकीदार चोर है। सड़क से संसद तक बस एक ही नारा, चौकीदार चोर है। देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। हमला तीखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, फ्रांस की सरकार सबने गड़बड़ी के आरोप को खारिज किया। मोदी ने उलटकर अभियान चला दिया, मैं भी चौकीदार। विपक्ष के नारे ने उल्टा असर किया और 2019 के चुनाव में मोदी को लैंडस्लाइड जीत मिली। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ईवीएम में गड़बड़ी से सरकार वोट चोरी कर रही है। नारे उठे, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी की मां का मजाक बनाया गया, उनके लिए अपशब्दों का उपयोग हुआ। मोदी ने जवाब भी बिहार की धरती से दिया। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। मां के अपमान पर विपक्ष को पीछे हटना पड़ा। ईवीएम की गड़बड़ी के आरोपों को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और बिहार के नतीजों ने विपक्ष के आरोप और विपक्ष दोनों को ही चुनाव से साफ कर दिया। आरोप बहुत लगे, सूट बूट से लेकर वोट चोरी तक विपक्ष ने हर मोर्चे पर मोदी को घेरने की कोशिश की। लेकिन गुजरात की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता तक मोदी की शैली यही रही है, हर आरोप को पलटकर नैरेटिव में बदल देना और हर चुनौती को राजनीतिक अवसर बना देना। पीएम मोदी के नाम पर लड़े गए अधिकतर चुनावों में बीजेपी की जीत ही हुई है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी के इस विजय रथ को दौड़ाते रहने में अहम भूमिका निभाते हैं? जीत की कहानी लिखने वाले वो कौन से बुनियादी कारक हैं जो बनाते हैं नरेंद्र मोदी को लगभग अजेय? नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ सरकार के प्रमुख के रूप में 24 साल की यात्रा और इन 24 सालों में न कभी चुनाव हारे, न कभी किसी चुनौती से हारे और न कभी किसी संघर्ष से हारे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री से शुरू हुआ सत्ता का सफर 2025 में तीसरी बार प्रधानमंत्री तक आ चुका है, लेकिन पीएम मोदी अब भी अविजित, अजेय और अपराजित है। मोदी 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 नरेंद्र मोदी मोदी मोदी। सरकार में भी 25 साल हो गए हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं।
पीएम मोदी जो वादा करते हैं जनता उस पर भरोसा करती है। वो चाहे गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हो या राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसा मुद्दा, मोदी की गारंटी पर जनता दिल खोल कर वोट देती है। ये पैटर्न गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कायम था और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी जारी है। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी हो या देश के बाहर पाकिस्तान के आतंकी हमलों को जवाब देने की चुनौती। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब कुछ फैसला लेते हैं तो देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है। एक विश्वास जगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री जनता से रेडियो पर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर जवाब देते हैं और रैलियों में सीधे जनता से जुड़ते हैं। उनकी ये छवि उन्हें जनता के बीच जनता के आदमी के तौर पर प्रचारित करती है। वो जनता से जुड़ी जन धन खाते, उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लाते हैं जो जमीनी स्तर पर उनका जनता से जुड़ाव दिखाती है। खोलने का काम पूरा कर दिया। ये जो बच्चे चित्र बना के लाए हैं, अगर पीछे आपका नाम पता होगा तो मेरी ऑफिस से आपको चिट्ठी मिल जाएगी। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, और फिर आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आप इतना हाथ ऊपर करके पूरा समय खड़े रहते हैं। आराम से बैठिए आप लोग। भीड़ के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जनता की दीवानगी दिखती है तो उसे आंकड़ों में मापा नहीं जा सकता। पार्टी कैंडिडेट से ऊपर पीएम मोदी की छवि है जनता के बीच, जो विपक्षी चालों पर हमेशा भारी पड़ती है और इसमें जनता उनका खुला साथ देती है। एक तरफ पीएम मोदी देश के मंदिरों में सनातन धर्म के प्रखर अनुयायी के तौर पर दिखते हैं, तो अगले ही पल उन्हें देश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होते देखा जा सकता है। उनका ये कॉम्बिनेशन उन्हें राजनेता के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाता है। पीएम मोदी खुद स्वीकारते हैं कि जनता से जुड़ाव और विकास के अलावा कोई मंत्र नहीं जो राजनीति में काम आता हो। वो निरंतर खुद भी इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि से ऊपर जनता की उम्मीदों को रखा। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मोदी 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 मोदी।